हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसमें हमने दो एप्लीकेशन की थी। ठीक है, गॉस लॉ जो पढ़ा था हमने, गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये उसकी एप्लीकेशंस का पार्ट है। तो हमने दो एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, किस किस की वजह से। एक तो होलो स्फेरिकल सेल की वजह से, और एक चार्ज्ड स्फीयर की वजह से। अब जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन रहेगी बच्चों, वो रहेगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू ए infinitely long charged वायर। ठीक, और इसको डाल दो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक तो कंडक्टिंग चीज हो तो उस पर चार्ज ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली अरेंज होता है बच्चों, और इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तभी हमारा गॉस लॉ अच्छे तरीके से एप्लीकेबल रहेगा अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। अगर फाइनाइट लेंथ की हो तब हम गॉस लॉ की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे, तब हमें बाय डेफिनेशन प्रोसीड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग हम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, ठीक है, फॉर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, चार्ज वायर, तो उस केस में अगर हमें यहाँ पे पी पॉइंट देना है, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम क्या मान सकते हैं कि इस पॉइंट से ऊपर जितनी वायर है हमारी उतने ही नीचे है। ठीक है, यानी कि ये जो पी पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है टोटल लेंथ। तो हम मान सकते हैं कि आधी ऊपर है आधी नीचे। तो उस केस में यहाँ पे मान लो कोई चार्ज एलिमेंट हमने लिया, तो जो डी क्यू एलिमेंट है जो कि मान लेते वाई डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इस डायरेक्शन में बनेगी। सेम अगर डी क्यू एलिमेंट यहाँ भी ले लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो डी क्यू एलिमेंट यहाँ पे है सेम उसका बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड भी होगा। ठीक है, डी क्यू एलिमेंट नेक्स्ट डी क्यू एलिमेंट हमने यहाँ लिया तो इसका एक अपोजिट यहाँ पे भी तो होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे डी क्यू एलिमेंट। अब जितनी लेंथ ऊपर है उतनी लेंथ नीचे है, तो जितने डी क्यू चार्ज डी क्यू एलिमेंट हम ऊपर बना पाएंगे उतने डी क्यू एलिमेंट हम नीचे भी बना पाएंगे। ठीक है, तो हर एक डीई के लिए उसका एक दूसरी साइड से आने वाला डीई कंपोनेंट भी होगा। ओके, अब अगर इनको रिजोल्व करें हम डीई को, तो एक अगर ये थीटा है तो ये डीई कोस थीटा इधर, और ये डीई कोस थीटा इधर, ठीक है, इधर डीई साइन थीटा, और एक डीई साइन थीटा इधर। तो यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों कि ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, सिर्फ बचा कौन सा, ये कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट बचने का मतलब क्या है कि ये किस डायरेक्शन में, ये वायर के नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि अगर हमारी वायर क्या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उस केस में उस किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्मल टू द वायर। ओके, वायर की लेंथ के नॉर्मल जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहने वाला है। ठीक, तो इस वजह से हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेके चल रहे हैं। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग ना हो, मान लो कि ये फाइनाइट लेंथ की, तो उस केस में हमारा ये कंपोनेंट भी रोल प्ले करेगा। सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस केस में होगा, जब हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे देख रहे हैं। अगर हम किसी और पॉइंट पे चले गए, ठीक है, तो उस केस में ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ चार्ज ज्यादा है नीचे की कंपेरिजन में। तो इनकी वजह से जो कंपोनेंट बनेगा वो डोमिनेट कर जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉर्मल ना होके हल्की सी टिल्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ये बताने के लिए थी कि हम इनफाइनाइटली लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली के केस में हर बार हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड
वायर की लेंथ के नॉर्मल डायरेक्शन में बनने वाला है। ओके, तो अभी जब मैं आगे अगर डायरेक्ट यूज करूँ इस चीज को कि नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रहेगा, तो कंफ्यूज मत होना, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। तो बच्चों हमारे पास क्या है, एक वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ, और ये चार्ज्ड वायर है। इसकी वजह से हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है बच्चों, कैसे निकालोगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब वो गॉसियन सरफेस जो है बच्चों, वो इसके चारों तरफ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा जो चार्ज वायर है ये उसके बीच में होना चाहिए। तो ऐसा गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? हमने पहले तो एक ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, आर रेडियस का, जिसके सेंटर पे हमारी क्या है, वायर रखी हुई है। ठीक है, और कंप्लीट वायर को हमें एनक्लोज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर द कंप्लीट लेंथ हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। यानी कि हमने क्या बनाया बच्चों, हमने एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, सिलेंडर के बेस की रेडियस क्या रहेगी बच्चों, आर। ठीक है, जिस डिस्टेंस पे हमारा पी पॉइंट है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर रहेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड और नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी थी क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहने वाली। और हर पॉइंट पे, जैसे कि इस वाले सर्कल पे अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो यहाँ पे बनेगी, सेम यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ये सिलेंडर के बेस पे देखूँ तो। और एरिया वेक्टर की अगर बात करें बच्चों, तो इस वाले बेस का एरिया वेक्टर जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस सरफेस का तो नॉर्मल इधर है ना, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। सेम फॉर दिस सरफेस, इसका नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। और जो सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला हिस्सा है, ठीक है, जैसे कि ये अगर सिलेंडर है तो इसका ये बाहर वाला कर्व्ड पार्ट, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या हो रहा है बच्चों कि हमारे इन दो के लिए पहले तो ये लिखो कि नेट फ्लक्स क्या आने वाला है, तीनों पार्ट का अलग अलग फ्लक्स निकाल के हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, नेट फ्लक्स। इसको मैं φ1 बोल देता हूँ, इसको मैं φ2, इसको φ3। ठीक है, अब φ1 क्या बनने वाला है, E डॉट ए, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि ये देखो ई ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा। φ2 क्या बनेगा बच्चों, ई डॉट ए, ई ए कोस 0 डिग्री, क्योंकि इसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 0। तो कोस 0 1 होता है, तो सिर्फ क्या बचा, ई ए। अब ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया कितना बनेगा बच्चों, अगर मैं ये लेंथ एल मानूं, ठीक है, तो उस केस में एरिया क्या बनेगा, एरिया कैसे निकालोगे, पेरीमीटर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है बच्चों, उसको अगर मैं एल लेंथ के लिए देखूं तो मेरे को सरफेस एरिया मिल जाएगा हमारे सिलेंडर का, ए इंटू 2πr एल। ये क्या होगा, सरफेस एरिया होगा कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
तो ये फ्लक्स phi2 आ गया। ऐसे phi3 अगर निकालेंगे E डॉट E, ये क्या बनेगा E A cos 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का। cos 90 जीरो, तो फ्लक्स क्या रहेगा जीरो। तो नेट फ्लक्स क्या बना E इंटू 2πr, ठीक है। बाकी दोनों तो जीरो हो जाएंगे, phi1 phi3 phi2 सिर्फ बचेगा। अब बच्चों गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए हमारा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालें, अब ये इनफिनाइट लेंथ की वायर है, तो इनफिनाइट लेंथ के लिए हम टोटल चार्ज तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। लैम्डा, लैम्डा क्या होता है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें ऐसे केसेस में चार्ज डेंसिटी दी हुई होती है, ठीक है। जैसे इस केस में चार्ज डेंसिटी हमारी क्या लैम्डा, यानी कि क्यू चार्ज होगा एल लेंथ पे। अगर हम ये एल लेंथ लेके चलिए तो इस लेंथ में जो जितना भी चार्ज आएगा वो किसके बराबर रहेगा, हमारा क्यू के बराबर। क्यू क्या रहने वाला है, लैम्डा एल, ठीक है। तो अगर हम एल लेंथ लेके चल रहे हैं तो एल लेंथ में हमारा चार्ज एनक्लोज्ड क्या रहेगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों फ्लक्स हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल कर दो। E into 2πrl should be equals to lambda l by epsilon naught। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, लैम्डा l डिवाइडेड बाय 2πrl एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दूं तो क्या बनेगा, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो E क्या बन जाएगा, k 2k लैम्डा बाय r, ठीक है बच्चों। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2k लैम्डा बाय r, और हम क्या लिख सकते थे, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और E is inversely proportional to r। जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे r हमारा बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना यहाँ तक। इसमें एक ये है कि इनफिनाइट लेंथ ही हमें लेके चलनी पड़ेगी, अगर फाइनाइट लेंथ हो तब हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ओके। तो अब हम मूव करेंगे बच्चों हमारी लास्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे प्लेन शीट की वजह से। अभी हमने चार्ज वायर देखी थी, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long uniformly charged plane sheet, ठीक है। जैसे कि ये एक शीट हमारे पास, ये मैं अभी फाइनाइट दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ये इनफिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। हर डायरेक्शन में ये फैली हुई है। तो अगर मैं स्ट्रेट एजेस दिखाने की जगह मैं इनको ऐसे दिखा देता हूँ कि ये अभी भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। हर डायरेक्शन में फैलती ही जा रही है, हर डायरेक्शन नहीं मतलब अपने प्लेन में ये फैलती जा रही है, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और ये इस पे चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा है एक जगह कम चार्ज है, ओके। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पे क्या आर डिस्टेंस दूर निकाल लेते हैं पी पॉइंट,
ठीक है बच्चों। अब ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द शीट रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि बाकी के जो कंपोनेंट होंगे एक्सेप्ट दिस नॉर्मल कंपोनेंट के, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द शीट वाला कंपोनेंट ही बचेगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने पिछले केस में दी थी सेम हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, ओके। अब हमें r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि इस p पॉइंट से होते हुए इस शीट पे जो चार्ज है उनको एनक्लोज करेगा, ठीक। तो वो गॉसियन सरफेस होगा बच्चों कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये p पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ, पीछे हमारा ये डिस्टेंस भी कितना है r डिस्टेंस दूर, ठीक है। ये पॉइंट है, तो जो r डिस्टेंस p पॉइंट है बच्चों वो हमारा इधर भी है उधर भी, क्योंकि ये सीट हमारी कैसी है, सिमेट्रिकल सीट होगी ना, तो मतलब r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो r डिस्टेंस इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, आगे और पीछे की साइड, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो यहाँ पे भी करेगा, और कौन सी डायरेक्शन रहेगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द शीट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहने वाली है। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक, हमारे ये वाले चार्ज एनक्लोज होंगे, ठीक है। इस एरिया में जितना चार्ज होगा वो हमारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा, ठीक है। अब इस सरफेस को हम जितना बड़ा करते जाएंगे ये चार्ज जो है वो उस सरफेस के अंदर आते जाएंगे। अब सीट हमारी क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो हम इनफाइनाइटली लॉन्ग या इनफाइनाइटली वाइड गॉसियन सरफेस तो अभी दिखा नहीं सकते, अगर दिखा भी देंगे तो उससे हम सोल्व कैसे करेंगे, तो हम एक फाइनाइट शेप का गॉसियन सरफेस लेके चलेंगे, ठीक है। और उस एरिया में हम देख लेंगे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है और उसकी वजह से यहाँ पे आने वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही है, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। इसकी टोटल लेंथ क्या बन जाएगी 2r, r इधर और ये एरिया मैं मान लेता हूँ a के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5-1 बोलूं तो यहाँ पे नोट, यहाँ पे मतलब इस वाले सरफेस पे जो कर्व्ड पार्ट है उस पे बनने वाला फ्लक्स 5-2 और इस सरफेस पे बनने वाला फ्लक्स 5-3, तो नेट फ्लक्स क्या बनेगा 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3, ठीक है। ये नेट फ्लक्स बनेगा। अब 5-1 कैसे आएगा बच्चों, E डॉट ए करके इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर रहेगा बच्चों वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा, ए कैप बोल दो या एन कैप बोल दो, तो ई कैप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आर कैप की डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मल रहने वाला है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा ई ए और cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ई ए, ठीक है। इस वाले सरफेस की बात करें जो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का जो कर्व्ड वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा बच्चों वो तो इस डायरेक्शन में बनेगा नॉर्मल वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो E डॉट ए इस केस में हमारा क्या होने वाला है 0, क्योंकि cos क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, cos 90 डिग्री होता है 0। अब 5-3 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इस वाले एरिया का
एरिया वेक्टर देखो, यूनिट डायरेक्शन जो देखेंगे वो हमारा नॉर्मल रहेगा, यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ई डॉट ए करोगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा, ई ए। cos 0 डिग्री दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या बचा ई ए। नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा बच्चों, नेट फ्लक्स आएगा ई ए प्लस 0 प्लस ई ए, यानी ट्वाइस ऑफ ई ए। और ये जो नेट फ्लक्स है ये किसके बराबर होना चाहिए, गॉस लॉ क्या कहते हैं कि ये बराबर होना चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब चार्ज एनक्लोज्ड कैसे पता करें कि इस एरिया के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, उसमें हम यूज लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का। ये इनफिनिटली लॉन्ग शीट है तो उसमें हम नेट चार्ज तो बता नहीं सकते कि इतना नेट चार्ज प्रेजेंट है, हमें क्या पता होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगी। और ये क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि इस एरिया के अंदर इतना चार्ज प्रेजेंट है। अगर ये एरिया ए है तो ए एरिया के अंदर आने वाला चार्ज क्यू किसके बराबर रहेगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर, ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या बना, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, इस ए एरिया के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो इतने चार्ज की वजह से बनने वाली फ्लक्स हमारी क्या बनेगी, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों फ्लक्स हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो। 2EA should be equal to सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2A। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर, कहीं पे आर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे थे, आर डिस्टेंस दूर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब शीट से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में आर कहीं पे आ ही नहीं रहा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ड्यू टू ए इनफिनाइट शीट, वो इंडिपेंडेंट है उस डिस्टेंस की, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो शीट है, ठीक, जो चार्ज्ड शीट है मेरे पास, इसकी वजह से ये एक तो ये इनफिनिटली लॉन्ग शीट है बच्चों, इसकी वजह से मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ओके, ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है बच्चों, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। ओके, तो ये थी बच्चों कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए इनको निकालने की, क्योंकि इन 4 एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और इस टॉपिक के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप सबको वो अभी 2 दिन प्रैक्टिस करने, हम मंडे की क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर मंडे को। जय श्री राम।